रहमान रहम करने वाला, जो इज्जत देने वाला, जो रिज़्क़ पर रास जिसने पैदा किया और जिसके तकदीर में ज़रूर है। आज हमारे पास टॉपिक है, बज़ाहिर तो ये बड़ा छोटा सा टॉपिक लगता है, लेकिन इसकी अहमियत बड़ी है और इसकी अहमियत इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा है कि दुनिया में ये नालाज समझा जाता है। इवन वेस्ट से बेशुमार लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, जो इस बीमारी में मुब्तला है, वो सारी जिंदगी जो है गंदम नहीं खा सकते। लेकिन मेरी ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंस है वो हम आपसे शेयर करेंगे, और ये इसकी काजेज़ भी हमने पकड़ी है और इसका इलाज भी हमने ढूंढा है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ये सीलिक डिजीज़ जो है होती क्या है और इसके क्या फंक्शन जो हैं और इसका क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और क्या क्या इसकी वजह से हो सकता है। तो पहले तो इसकी पूरी डिजीज़ को समझते हैं और उसके बाद जो इसका इलाज की बारी आएगी तो फिर इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा कि इसका इलाज क्या हो सकता है और क्या है। तो और इसी तरह जो रूटीन में हमारा चलता है कि हमारे जो नए लोग हैं उनके लिए कि लेक्चर के दो बड़े हिस्से होते हैं। एक हिस्से में हम बीमारी को समझने की कोशिश करते हैं और लास्ट सिमिलर भी यही है हनीमैन का कि डिजीज पिक्चर क्या है और फिर ड्रग्स पिक्चर क्या है, और दोनों जब मैच करते हैं तो कहते हैं दोनों कहते। तो हम पहले डिजीज को समझते हैं एक हिस्सा, तो मेरे साथ कोई ना कोई एलोपैथिक डॉक्टर या कोई ना कोई स्पेशलिस्ट होता है, और दूसरा हिस्सा जो है हम थेरेप्यूटिक्स को जब कवर करते हैं तो उसमें हम ये बताते हैं कि इस बीमारी का इलाज क्या और हमारे यहाँ होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू इसकी क्या कॉजेज है। तो एक उस हिस्से में ये होता है और एक हमारे ऑर्गेनियन की कोई ना कोई क्लास डिस्कस करते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि असली इलाज क्या है। तो आज मेरे साथ पिछली रूटीन्स में हम फीड्स के जो मसाइल हैं, जो बच्चों के मसाइल हैं, मोस्टली हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। हम पीछे सारा बैक्टीरिया वायरोलॉजी वगैरह कर रहे थे। तो आज हमने एक ये भी बड़ी पॉपुलर और इनक्यूरेबल किस्म की डिजीज है जिसको हम आज टच कर रहे हैं, वो है सीलिएक डिजीज। तो मेरा साथ देंगी डॉक्टर कुरतुल्लाह। आज जो टॉपिक है सीलिएक डिजीज, मोस्ट कॉमन डिजीज है इन एशियन पॉपुलेशन। लेकिन पहले जो है बहुत कॉमन था यूरोपियन पॉपुलेशन में। लेकिन ये कहा जाता है, एक हिस्ट्री है इसकी कि गिलगित और जो बाल्टिस्तान का एरिया, वहाँ पे यूरोपियन असेंट था, वहाँ पे यूरोपियन लोग आए और उन्होंने कल्टीवेट किया ग्लूटीन या राय बार्ले, जो गंदुम कहते हैं और जो कहते हैं। तो उसकी वजह से वो लोगों ने खाना शुरू किया। बेसिकली ग्लूटीन एक प्रोटीन है, वो खाना शुरू किया और उसकी वजह से जो है वो ये एशियन पॉपुलेशन में और पाकिस्तान में कॉमन होना शुरू की। बेसिकली यूरोपियन असेंस से हमारे पास ये सीलिक डिजीज। और सीलिक जो है वो बेसिकली ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एब्डोमेन, ठीक है, पेट से रिलेटेड भी बीमारी है। लेकिन इसकी एक्सटेंसिव मैनिफेस्टेशंस भी हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कि है क्या। नेक्स्ट, सीलिक डिजीज जो है वो एक ऑटोइम्यून डिजीज है, एक इम्यून मीडिएटेड डिजीज भी है जिसके आपकी बॉडी के अंदर ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं। और दूसरी बारी ये आप एक जेनेटिकली डिटर्मिन्ड डिजीज भी है, आपकी इसकी जेनेटिक बेसिस भी है। तो इट इज ऑटोइम्यून मीडिएटेड एंटेरोपैथी। एंटेरोपैथी का मतलब है कि आपकी एब्डोमेन से रिलेटेड जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है उसकी एक पैथोलॉजी है which is called by permanent sensitivity to gluten। ग्लूटेन क्या है? प्रोटीन है जो आपकी बॉडी की जो इंटेस्टाइन्स हैं वो उस बिल्कुल जो है वो सेंसिटिव हो जाती हैं कि वो ग्लूटेन को जो है वो टॉलरेट ही नहीं कर सकती है। जब भी ग्लूटेन आपकी बॉडी में आएगा तो वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करती हैं। तो बेसिकली जो है आपके डायरिया कॉज करती है, कभी कभी ऑल्टरनेट डायरिया और कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है। तो ग्लूटेन आप सेंसिटिव हो जाती है आपकी इंटेस्टाइन इन अ जेनेटिकली सस्पेक्टेबल इंडिविजुअल, यानी कि ये उन लोगों में भी होता है जो बेसिकली जिनमें जेनेटिक
जेनेटिक जो डिसऑर्डर होता है, आपकी इंटेस्टाइन जो होती है वो जेनेटिकली जेनेटिक डिफेक्ट होता है, उसकी वजह से जो है वो आपकी इंटेस्टाइन जो है वो डिफेक्टिव हो जाते हैं। 2 किस्म के जीन जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, HLA जिसको हम कहते हैं ह्यूमन लिपोसाइट एंटीजन, HLA DQ8 और DQ2। जिन इंडिविजुअल्स के अंदर HLA DQ8 और DQ2 होता है उनके अंदर मोस्ट कॉमन होता है ये सीलिक डिजीज। और दूसरी बात जेनेटिक क्यों कह सकते हैं, क्योंकि जो स्टडीज हुई हैं जब हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जिनके अंदर जो है वो ये जीन्स पाए जाते हैं और उनमें सीलिक डिजीज कॉमन है। जिस तरह मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं तो उनके अंदर भी जो है वो ये सीलिक डिजीज दोनों ट्विंस के अंदर होता है, तो इसलिए इस डिजीज की एक जेनेटिक बेसिस है, ठीक है। क्योंकि जो स्टडीज हुई है 90% में जिन फैमिलीज के अंदर HLA DQ जीन है और DQ8 जीन है उनके अंदर ये जो है वो सीलिक डिजीज कॉमन है, इसलिए जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीज भी है। नेक्स्ट बेसिक पैथोलॉजी क्या होती है कि जो ग्लूटेन है, जब भी आप लोग आपकी डाइट में ग्लूटेन जब आपकी बॉडी के अंदर जाता है, तो आपके इंटेस्टाइन में जब ग्लूटेन आता है तो बेसिकली जो आपके ये जो है वो आपका इंटेस्टाइन की जो लेयर है, ठीक है, ये आपके एपिथेलियल सेल्स हैं और ये एपिथेलियल सेल्स के ब्रुश बॉर्डर्स है। अब क्या होता है कि जब भी ग्लूटेन आता है तो यहाँ पे होता है IgA, आपके जो इंटेस्टाइन के ब्रश बॉर्डर होता है वो IgA सिक्रीट करता है। तो जब ग्लूटेन आता है, जो ग्लूटेन के अंदर जो ग्लाइटिन प्रोटीन होती है, ग्लूटेन प्रोटीन वो आपका IgA बेसिकली डिस्ट्रॉय कर देता है आपके इंटेस्टाइन के एपिथेलियल में या फिर लेमिना प्रोप्रिया में एब्जॉर्ब होने से पहले ही। लेकिन जो लोग जिनमें सीलिक डिजीज जेनेटिकली सस्पेक्टेबल होते हैं उनमें IgA इसको डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो इसके साथ अटैच हो जाता है। IgA एंटीबॉडी अटैच हो जाती है, तो जब आपके ये जो सेल्स हैं इसके थ्रू जब वो आती है आपके इंटेस्टाइन के लैमिना प्रोप्रिया के अंदर, जो आपके इंटेस्टाइन का ल्यूमेन होता है, तो यहाँ पे अलग अलग एक निज़ाम वैसे ही रखा हुआ है कि एक ट्रांस ग्लूटामिनेज एंजाइम होता है आपकी बॉडी के इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, जो इन प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। तो जब वो इस प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता है तो उसमें से जो इसका अमाइनो एसिड कंपोनेंट होता है इस प्रोटीन के अंदर वो खत्म हो जाता है, निकल जाता है, तो ये डीएमिनेशन हो जाती है, ठीक है। तो जो डीएमिनेशन हो जाती है तो यहाँ पे हमारे बेसिकली माइक्रोफेजेस होते हैं जो इस प्रोटीन को इनकर्व कर लेते हैं। जब ये प्रोटीन के अंदर ये माइक्रोफेजेस इनकर्व करते हैं तो वो डिटेक्ट करते हैं कि ये प्रोटीन जो है वो बॉडी के अंदर नहीं आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसको तो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था ऊपर ही। तो फिर ये क्या करते हैं कि इस प्रोटीन को अपनी अंदर माइक्रोफेजेस नहीं रखते और ये बाहर निकाल देते हैं। ये जो है वो माइक्रोफेजेस की सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। बेसिकली ये एंटीजन होते हैं। एंटीजन क्या होता है कि एक फॉरेन मटेरियल जो आपकी बॉडी के अंदर आता है, तो ये एंटीजन जो है वो माइक्रोफेजेस के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। जब माइक्रोफेजेस के ऊपर आ जाते हैं तो बॉडी में जो है वो एक फॉरेन बॉडी अंदर होगी आपकी बॉडी के अंदर, तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इम्यून सिस्टम कौन सा एक्टिवेट होता है? टी लिम्फोसाइट्स या बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। बेसिकली इट इज अ टी लिम्फोसाइट, टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है। ये टी सेल को एक्टिवेट करता है। जब टी सेल आते हैं तो रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये एक फॉरेन बॉडी है, तो उसके साथ अटैच करते हैं। जैसे टी सेल अटैच करते हैं तो टी सेल बर्स्ट होता है, तो उसकी वजह से हमारे पास बॉडी में साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, जितने भी ये साइटोकाइंस है। साइटोकाइंस क्या है कि ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को इनिशिएट करते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है। और जब ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है तो ये जाके ये आपके जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स हैं जितने भी, ठीक है, ये इसको डैमेज करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये विलस की फॉर्म में होते हैं। यू जो विलस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं आपकी इंटेस्टाइन के ऊपर, जो ये जो ब्रश बॉर्डर होते हैं, ये जो आपको सेल्स नजर आते हैं, ये फ्लैट सेल्स नहीं होते, ये विलस की फॉर्म में होते हैं। प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। जब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को ये लिपोसाइट और इसे साइटोकाइंस डैमेज करते हैं तो ये बिल्कुल फ्लैट होना शुरू हो जाती हैं। फिंगर की प्रोजेक्शंस जो है वो खत्म होना शुरू होती है, बिल्कुल फ्लैटनिंग होना शुरू होती है, विलस की फ्लैटनिंग हो जाती है, माइक्रो विलस जो है विलस एट्रोफी होना शुरू हो जाती है। और जब इसी के साथ जो टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो टी सेल के साथ हमारे बी सेल्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडीज बनाते हैं। जब ये एंटीबॉडीज बनती हैं तो फिर ये एंटीबॉडीज टारगेट करती हैं हमारे टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज को, जो बेसिकली डिस्ट्रॉय कर रहा होता है ग्लूटीन को। तो एंटीबॉडीज टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज के अगेंस्ट बन जाती है, जिसकी वजह से टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज काम करना छोड़ देता है, ठीक है। और जिसकी वजह से एक फुल ब्लोन सीलिक डिजीज फिर आपको पेशेंट प्रेजेंट करते हैं सीलिक डिजीज के साथ, जिसकी विलस एट्रोफी हो सकती है। वो जितनी भी ग्लूटीन को डाइजेस्ट नहीं करते वो डायरिया के साथ प्रेजेंट करना शुरू होते हैं, और वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करना शुरू होते हैं, और अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन के साथ भी प्रेजेंट करने शुरू होते हैं। और ये फिर पूरी बॉडी में जो है वो एक ऑटो इम्यून मैकेनिज्म शुरू हो जाता है जो आपकी पूरी बॉडी के हर ऑर्गन्स को इफेक्ट करना शुरू करे। तो बेसिक पैथोलॉजी ये होती है जो सीलिक डिजीज की है। नेक्स्ट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की दो तरह की होती है। एक तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो टिपिकल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस है, तो आपके पास कोई भी बच्चा जो है वो
मोस्टली जो है वो आपके पास जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन से प्रेजेंट कर सकता है। वॉमिटिंग है, क्रॉनिक डायरिया है। अब क्रॉनिक डायरिया और एक्यूट डायरिया में क्या डिफरेंट होता है? एक्यूट डायरिया आपका लेस देन 14 डेज का होता है जो एक्यूट डायरिया होता है, और क्रॉनिक डायरिया आप उसको कहते हो जो मंथ्स से और ईयर से परसिस्टेंट होता है, ठीक है। तो वो आपको एक्यूट और क्रॉनिक डायरिया में आप इसमें डिफरेंशिएट करते हो। मोस्टली बच्चे क्रॉनिक डायरिया से प्रेजेंट करते हैं 3 to 6 ईयर्स की एज पे। जब भी आप उनको वीनिंग स्टार्ट करते हो, बेसिकली जब दूध जल्दी अर्ली वीनिंग अगर स्टार्ट कर देते हैं, सब 4 मंथ्स की एज पे अगर आप वीनिंग स्टार्ट कर देते हो, उसको गंदम देना शुरू कर देते हो, जो जल्दी बच्चे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब आप वीनिंग स्टार्ट करते हो ये डिजीज तब आना शुरू हो जाता है। मदर मिल्क के ऊपर तो ये आपको डिजीज नहीं प्रेजेंट करेगा। आफ्टर 6 मंथ्स जो है वो अब आप वीनिंग स्टार्ट करोगे तो अभी प्रेजेंट करेगा। और बेसिकली क्लासिकल जो होती है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन होती है, दैट इज डायरिया के साथ प्रेजेंट करते हैं, कॉन्स्टिपेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं, वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं, मैल नरिश बच्चे आपके पास आते हैं, एब्डोमिनल पेन के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। सेकेंडली नॉन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन, जो एटिपिकल मैनिफेस्टेशन। नॉन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन में आपको बताऊंगी जो कभी कभी होता है कि आपके पास डायरिया या फिर इस तरह की मैनिफेस्टेशन सब प्रेजेंट ही नहीं करते, आपके पास सीधे सीधे आते हैं जो नॉन इंस्टेंटाइल मैनिफेस्टेशन के। मोस्ट कॉमन जो नॉन इंस्टेंटाइल में शॉर्ट स्टेचर्स होते हैं बच्चे, शॉर्ट स्टेचर होंगे और इनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है रिफ्रैक्टरी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, कि इनको आप अगर आयरन देते हो, आयरन सप्लीमेंट्स देते हो, तो वो उसके साथ रिस्पॉन्ड नहीं करते। सो दैट इज अ रिफ्रैक्टरी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और भी एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन है वो मैं आगे बताऊंगी। दूसरे कुछ होते हैं एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक कौन से लोग होते हैं? जिनके अंदर सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन अगर आप उनकी बायोप्सी करवाते हो और उनके टेस्ट करवाते हो तो वो पॉजिटिव आते हैं। और ये कौन से लोग होते हैं? जो फैमिली हिस्ट्री में, जैसे एक बच्चे को है तो दूसरे बच्चे को आप स्क्रीनिंग करोगे तो उसमें आपको जो है वो उसके ब्लड टेस्ट के ऊपर या फिर उसकी जो है वो ड्यूडनल बायोप्सी करवाते हो तो उसके ऊपर आपको जो है वो सीरिक डिजीज आपको आता है। तो एसिम्प्टोमेटिक लोग वो होते हैं। नेक्स्ट, ये आपको पता है शॉर्ट हाइट से चलेगा इनका भी? हाँ, शॉर्ट हाइट की, लेकिन अब शॉर्ट हाइट के साथ फिर आप लोगों को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और बहुत सी चीजें है ना। शॉर्ट हाइट अब आती है तो उसको आप रूल आउट करते हो, शॉर्ट स्टेचर क्यों है, ठीक है। शॉर्ट स्टेचर के साथ मैल नरिश चाइल्ड होगा, इस तरह की चीजें आप हिस्ट्री लोगे तो आपको पता चलेगा ना। शॉर्ट स्टेचर तो आपकी ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी से भी शॉर्ट स्टेचर हो सकते हैं। शॉर्ट स्टेचर तो आपके एनीमिया की वजह से भी शॉर्ट स्टेचर हो सकते हैं। शॉर्ट स्टेचर की तो इतनी ज्यादा कॉजेज हैं, ठीक है, लेकिन ये कुछ लोग इसमें प्रेजेंट भी करते हैं। तो शॉर्ट स्टेचर की तो फिर आप एक टेस्ट करवाते हो ना आप डायग्नोज करने के लिए। लेकिन एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन ये भी है कि एक बच्चा शॉर्ट स्टेचर है, ठीक है, तो आप उसको फिर रूल आउट करोगे कि सिर्फ एक शॉर्ट स्टेचर है और उसके अंदर डायरिया नहीं है, कॉन्स्टिपेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद आप जब हिस्ट्री डिग आउट करते हो तो फिर पता चलता है कि बेसिक पैथोलॉजी पीछे क्या है। मोस्ट कॉमन जो एज है वो 6 to 24 मंथ्स ऑफ एज है। 6 months to 24 मंथ्स ऑफ एज, ये वही एज होती है जब आपकी वीनिंग स्टार्ट होती है, जब आप गंदुम देना या इस तरह की चीजें देना शुरू करते हैं। क्रॉनिक और रिकरेंट डायरिया, यानी कि क्रॉनिक डायरिया होता है जो परसिस्टेंट डायरिया होता है, डायरिया परसिस्ट करता है। और कभी कभी ये रिकरेंट डायरिया होता है कि डायरिया रिजॉल्व कर देता है थोड़े अर्से के लिए, ठीक है, और फिर उसके बाद दोबारा डायरिया शुरू हो जाता है। लेकिन डायरिया फ्री कभी भी नहीं होते वो लोग, ठीक है। परसिस्टेंट डायरिया होता है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन बहुत कॉमन होती है इन बच्चों में, ठीक है। बेसिकली अगर आप इन बच्चों को देखोगे तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आपको पेट सूजा हुआ रखा होता है इन बच्चों को, बिल्कुल मैल नरिश से होते हैं, और जो है वो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है। एनोरेक्सिया होता है, डिक्रीज एपिटाइट होगी इन बच्चों के अंदर। फेलियर टू थ्राइव होंगे और वेट लॉस की हिस्ट्री होगी, यानी कि खाते नहीं है, वेट इनका बहुत कम होता है, लेस देन 3rd सेंटाइल पे वेट इनका आ रहा होगा, हाइट इनकी कम होती है। फिर उसके बाद एब्डोमिनल पेन के साथ भी प्रेजेंट करते हैं, वॉमिटिंग के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है और इरिटेबिलिटी भी होती है इनके अंदर, ठीक है। सीएनएस मैनिफेस्टेशंस भी होती है। मैं अगर बताऊंगी कि एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल पूरे ऑर्गन से रिलेटेड क्या क्या मैनिफेस्टेशन में आ सकती है। नेक्स्ट, ये टिपिकल सीरिक डिजीज की पिक्चर है। ये बच्चा जिसकी देखेंगे आप, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है और ये बटक वेस्टिंग होती है। ये साइन कभी मिस नहीं करते। कोई भी बच्चा आपको आएगा कि वो क्रॉनिक डायरिया के साथ आपको प्रेजेंट कर रहा है, वॉमिटिंग या कॉन्स्टिपेशन है, और माँ ये बहुत अच्छी तरह से बताती है कि जब ये रोटी खाता है ना, रोटी नहीं खाता तो ठीक रहता है, रोटी खाता तो इसको जो है वो डायरिया होना शुरू होता है। तो ऑलवेज एग्जामिन द बटक्स ऑफ द पेशेंट, ठीक है। ये सीरिक डिजीज के पेशेंट में ये जो ग्लूटियल वेस्टिंग है ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होती है बच्चों में। आप देखोगे उसको एग्जामिन करोगे तो ये ग्लूटियल वेस्टिंग आपको मिलती है और एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी मिलती है। नेक्स्ट, और जो नॉन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सीएनएस को लो, ठीक है। सीएनएस में ये बच्चे बहुत इरिटेबल होते हैं, ठीक है। इन बच्चों में एपिलेप्सी भी होती है, फिट्स के साथ भी ये बच्चे प्रेजेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रेन में कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाती है। मोस्ट कॉमनली जो आपके पैराइटल और ऑक्सीपिटल रीजन को इन्वॉल्व करता है, जिसकी वजह से कैल्सिफिकेशन होती है, ऑटोइम्यून मैकेनिज्म इनिशिएट होता है, ठीक है। आपके मेनिंजेस को इन्वॉल्व करती है एंटीबॉडीज। तो ये मोस्टली एपिलेप्सी, ऑक्सीपिटल कैल्सिफिकेशन की वजह से एपिलेप्सी के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं।
फिर उसके बाद ये बच्चे कहते हैं कि इनमें बिकॉज आपकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, ठीक है, आपकी वाइटामिन की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, आपकी फैट सोल्युबल विटामिन ए डी ई के एब्जॉर्ब नहीं होते, तो उनकी सम एज से जो है वो क्या हो सकता है कि इन बच्चों की आंखों में देखोगे तो विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, मोस्ट कॉमन साइन विटामिन ए डेफिशिएंसी का क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, ठीक है। तो इन बच्चे जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस भी इन बच्चों में हो सकती है, ठीक है। जीरो ऑफ थैलमस भी हो सकता है, यानी कि आई की ड्राइनेस जो होती है विटामिन ए डेफिशिएंसी से वो हो सकता है। फिर विटामिन डी डेफिशिएंसी भी इन बच्चों में हो सकती है। बच्चे रिकेट्स के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, बोइंग ऑफ लेग्स होगी, रिकेट रोजरी होगी, रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं आपके साथ, फ्रंटल बॉसिंग होती है उस विटामिन की डेफिशिएंसी में, वो भी चीजें भी आपको रूल आउट करनी पड़ती है। जब आप सीलिक डिजीज के बच्चे को देखोगे तो आपको जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी भी इन बच्चों में होती है, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर जितनी भी आपकी न्यूट्रिएंट्स है, मल्टीविटामिन्स है, मिनरल्स हैं, ये सारे एब्जॉर्प्शन होती है। फिर डी के बाद विटामिन के की डेफिशिएंसी ब्लीडिंग के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, पर्टिकुलर ब्रूजेस भी इन बच्चों में हो सकते हैं, तो के विटामिन के की डेफिशिएंसी के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। विटामिन ई की डेफिशिएंसी के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। विटामिन ई की अगर डेफिशिएंसी होती है, हिमोलिटिक एनीमियाज होते हैं इन बच्चों में, ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी हो सकते हैं और हिमोलिटिक एनीमिया भी हो सकते हैं, और एटेक्सिया भी हो सकता है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से आपको एटेक्सिया होता है। एटेक्सिया होता है कि ब्रेडलिंग गेट होती है, ठीक है, सही तरीके से चल नहीं सकते, तो ए डी ई के विटामिन मोस्ट कॉमन होते हैं, तो उनको रूल आउट करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो वो आपने विटामिन की डेफिशिएंसीज भी देखनी है, फैट सोल्युबल विटामिन और वाटर सोल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी वो आपने देखनी है। फिर उसके बाद इनमें जो है वो स्किन लीजन्स भी होती है, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस, ठीक है, ये आपकी स्किन लीजन्स होती है, ये रिथमेटस स्किन लीजन की टांगों में और एब्डोमेन में जो है वो आपकी इस तरह की लीजन्स बनना शुरू हो जाती हैं, और आपकी जो है वो आपका एलोपेशिया एरेटा भी होता है कि हेयर लॉस भी होना शुरू हो जाता है, जिन बच्चों में होता है कि पूरा एक जिसे आप लोग कहते हैं बाल्डनेस भी होती है, पूरी एक हेयर की एक सर के एक हिस्से पे जो है वो हेयर नहीं होते, तो एलोपेशिया भी हो सकता है, एलोपेशिया एरेटा भी हो सकता है। सेकेंडली जो है वो डेंटल चेंजेस भी आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, तो डेंटल दांत भी गिरते हैं बच्चों के, गम हाइपोप्लेजिया भी होना शुरू होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से। फिर ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है, बोन की डिफॉर्मिटी भी हो सकती है, बोन फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, बोन वीक भी हो जाती हैं, शॉर्ट स्टेचर होते हैं, डिले प्यूबर्टी भी होती है इन बच्चों में, प्यूबर्टी डेवलपमेंट इस तरह से डिले हो जाती है क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट बच्चे हैं, प्यूबर्टी डेवलपमेंट भी नहीं होती इनमें। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया रेजिस्टेंट टू आयरन थेरेपी, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है जो आयरन से रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, ब्लड लगा लो, आयरन लगा लो, एनीमिया कभी ठीक ही नहीं होता। तो फिर आपको जब तक ये अंडरलाइंग डिजीज ट्रीट नहीं होता, जैसे ही जो है वो आपकी ग्लूटेन फ्री डाइट जो है वो आप रोकते हो इसको ग्लूटेन डाइट से, तो आयरन जो है वो एनीमिया इंप्रूव होना शुरू हो जाता है इन बच्चों का। हेपेटाइटिस भी हो सकता है इन बच्चों में, लिवर इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, क्योंकि एंटीबॉडीज कहीं भी जाके किसी भी ऑर्गन को टारगेट कर सकती है, तो LFTs भी आर डिरेंज्ड होंगे इनके। आर्थराइटिस होता है, बोन पेन के साथ ये लोग बच्चे जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं। और मोस्ट ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन जो है वो इन बच्चों की, अगर आप नहीं ट्रीट करते और ये ग्लूटीन देते जाते हैं, तो इन बच्चों में जो है वो टी सेल लिम्फोमा भी हो सकता है, कैंसर भी बन सकता है, मोस्ट कॉमन जो इंटेस्टाइनल टी सेल लिम्फोमा होता है वो भी हो सकता है। और एक रेयर कॉम्प्लिकेशन इसे हम कहते हैं सीलिक क्राइसिस में। सीलिक क्राइसिस क्या होता है कि जब ग्लूटेन फ्री डाइट परसिस्टेंटली लेते रहते हैं, तो सीलिक क्राइसिस में आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, इसकी वजह से जो है वो बच्चे फिट्स के साथ प्रेजेंट करेंगे, डिहाइड्रेटेड बच्चे प्रेजेंट करेंगे, और फिर उसमें आपको स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं सीलिक क्राइसिस के बच्चों में, ठीक है। तो वो बिल्कुल मैल नरिश बच्चे, डिहाइड्रेटेड, स्वीयर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के साथ प्रेजेंट, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया जो है वो उसके साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, और वो उससे डेथ भी हो सकती है सीलिक क्राइसिस से। ये डर्मेटस हेपेटिफॉर्मिस इस तरह की रैश होती है आपकी बॉडी के ऊपर, स्केली और क्रस्टिंग लीजन्स बॉडी में बनना शुरू हो जाते हैं। सीलिक डिजीज का एक आइसबर्ग होता है, तो कहते हैं कि हाउ सीलिक डिजीज प्रोग्रेस, ठीक है, जितने जेनेटिक सस्पेक्टेबल pH D2 to D2 होते हैं, उसमें जो है वो एक लेटेंट फेज होता है जिसमें आपका म्यूकोजा बिल्कुल नॉर्मल होता है, ठीक है, और आपके म्यूकोजल जो चेंजेस होती है बायोप्सी में बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन सीरोलॉजिकल चेंजेस जिसमें आपकी एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, बेसिकली हम करवाते ही है, डायग्नोस्टिक यही है कि एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज करवाते हैं, वो अगर पॉजिटिव आता है तो उसके बाद हम लोग सीलिक डिजीज की सस्पिशन होती है। तो लेटेंट डिजीज जिसमें होता है जिसमें आपकी बायोप्सी करवाओगे तो म्यूकोजल चेंजेस नहीं होंगी, कोई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस नहीं होती, लेकिन उसके अंदर जो आपका सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है, सीरोलॉजी करवाओगे जब एंटीबॉडीज टेस्ट करवाओगे तो वो पॉजिटिव होगा। एक साइलेंट डिजीज होता है, साइलेंट डिजीज कौन सा होता है, जिसके अंदर कोई भी आपके अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं होंगी, लेकिन बायोप्सी और सीरोलॉजी पॉजिटिव होगी। और फिर एक होता है सिम्प्टोमेटिक सीलिक डिजीज, जिसके अंदर म्यूकोजल चेंजेस भी आती है और जो है आपकी बायोप्सी के अंदर भी आपकी चेंजेस आ रही है। नेक्स्ट, अच्छा, एसिम्प्टोमेटिक में वो कहते हैं कि 3 किस्म के होते हैं, एक साइलेंट होते हैं और एक लेटेंट होता है।
लेटेंट जो है वो क्या होता है कि मिनिमल सिम्टम्स होंगे, नो और मिनिमम सिम्टम्स साइलेंट में, ठीक है, लेकिन आपका मुकोजा डैमेज होगा, ठीक है, और आपकी सीरोलॉजी पॉजिटिव आएगी, ठीक है। इसमें हम लोग स्क्रीनिंग करवाते हैं हाई रिस्क इंडिविजुअल के। हाई रिस्क इंडिविजुअल कौन से होते हैं? किसी भी पेशेंट के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, ठीक है, डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स, ठीक है, और टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट, क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज है तो ये पेशेंट्स जो है वो डायबिटीज के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ये पेशेंट, इन पेशेंट में आपने जो है वो थायराइड का फंक्शन भी टेस्ट करना होता है, एडिसन डिजीज भी हो सकता है, क्योंकि जितने भी ऑटोइम्यून डिजीज हैं वो इस डिजीज से प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक ऑटोइम्यून डिजीज होता है तो वो 7 दूसरे ऑटोइम्यून डिजीज के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि शुगर ही कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको शुगर की हिस्ट्री ले रहे होते हैं, हमें पता चलता है थोड़े अर्से बाद उनको सीलिक डिजीज भी हो गया। तो आप लोगों ने कितने भी जो आपके पास अगर डायबिटिक पेशेंट आते हैं तो उनमें सीलिक डिजीज का वर्कअप करवाएं, ठीक है। कोई एडिसन डिजीज का पेशेंट, एडिसन डिजीज क्या होता है? जिसमें आपकी ACTH डेफिशिएंसी होती है, कोर्टिसोल ग्लूकोसिनॉइड फेसेस होते हैं, तो उसमें भी आपको सीलिक डिजीज का वर्कअप कराना है। कोई भी थायराइड का पेशेंट आता है तो उसमें भी सीलिक डिजीज का वर्कअप करवाना चाहिए, क्योंकि ये डिजीज इन पेशेंट्स में होते हैं, क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज है तो इसके साथ अदर ऑटोइम्यून डिजीज भी हो सकती है। नेक्स्ट, लेटेंट जो होता है जिसमें मिकोजा बिल्कुल नॉर्मल होता है आपका, ठीक है, पॉजिटिव सीरोलॉजी होती है, लेकिन उसके जब आप उसके बायोप्सी करवाओगे तो उसके अंदर बिल्कुल आपका मिकोजल चेंजेस आती नहीं है। बेसिकली जो मिकोजल चेंजेस होती है हिस्टोपैथोलॉजी हमारी अभी नहीं आई है, मार्च क्लासिफिकेशन, ठीक है, वो हाई लेवल की है जो हम लोग पढ़ते हैं। इसमें बेसिकली हम हिस्टोलॉजी में मार्च क्लासिफिकेशन होती है जिसकी 5 क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जिसमें होता है कि 0 पे आपको कोई मिकोजल चेंज नहीं आता, ठीक है। फिर 1 होती है जिसके अंदर जो है वो लिम्फोसाइट्स इन्फिल्ट्रेट होते हैं आपके इंटेस्टाइनल एपिथेलियम के अंदर, ठीक है। फिर 2 होती है जिसकी क्रिप्स जो होते हैं आपके इंटेस्टाइन की क्रिप्स, उनकी हाइपरट्रॉफी होना शुरू हो जाती है। 3 जो होते हैं वो क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया होना शुरू हो जाता है, और 4 जाके फिर विगस ट्रॉफी हो जाती है। एक मार्च क्लासिफिकेशन है, तो हाई लेवल की क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग क्लासीफाई करते हैं, जो हिस्टोलॉजी पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो मार्च क्लासिफिकेशन यूज करते हैं टू ग्रेड द सीलिक डिजीज पैथोलॉजी। और मेजर कॉम्प्लिकेशंस भी जो पहले बता चुके हैं कि मेजर कॉम्प्लिकेशन एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल इन्फेस्टेशन की शॉर्ट स्टेचर हो जाते हैं, डर्मेटस सर्पेटिफॉर्म होते हैं, इंटेस्टाइनल आपकी डेंटल हाइपोप्लेजिया हो जाएगा, रिकरेंट स्टोमाटाइटिस होगा, और फिर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, बेसिकली मेल इनफर्टाइल हो जाते हैं, मेल इनफर्टिलिटी फीमेल इनफर्टिलिटी के साथ भी प्रेजेंट कर सकते हैं, डिले प्यूबर्टी हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, ग्लूटेन एटेक्सिया हो जाता है। ग्लूटेन एटेक्सिया की होता है बेसिकली IgA की डेफिशिएंसी की वजह से। रिफ्रैक्टिव सीलिक डिजीज एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, रिफ्रैक्टिव सीलिक डिजीज क्या होता है कि जो सीलिक डिजीज रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा होता किसी भी ट्रीटमेंट के साथ, यानी कि वो अब ग्लूटेन ऑफ भी कर दिया फिर भी नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, तो फिर उसके बाद अब आपको जो है वो उसमें हम लोग स्टीरॉयड या इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी हम लोग यूज करते हैं। और फिर इंटेस्टाइनल लिम्फोमा जो है वो ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन है, अगर आप नहीं ट्रीट कर रहे हो तो काफी अर्से तक तो आपका इंटेस्टाइनल लिम्फोमा डेवलप होता है, वो भी ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन। एपिडेमियोलॉजी क्या है कि इट इज टिपिकली रेयर जो है वो डिसऑर्डर है इन्फेंसी में, ठीक है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो पहले बता चुकी हूँ कि यूरोपियन रीजन जो है वो इसका है, जो फिर उसके बाद जो है वाइड स्प्रेड जो है वो एशियन पॉपुलेशन में ये आया है। ये जो है मोस्ट कॉमन वर्ल्ड डिजीज है, लॉन्ग लास्टिंग डिसऑर्डर है, विच इज 1% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन में होता है, लेकिन ये अब पाकिस्तान में 1% नहीं है। पाकिस्तान में हर चौथा या तीसरा बच्चा सीलिक डिजीज से प्रेजेंट करता है। अभी भी मेरी वार्ड में 4 बच्चे ऐसे हैं जो सीलिक डिजीज के, जिसके हमें बायोप्सी करवानी है, तो ये इंक्रीज होता जा रहा है डे बाय डे, इसकी जो है वो प्रेवलेंस इंक्रीज होती जा रही है। और ये जो है वो ऐसा डिजीज है जो आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, ये नहीं है कि आप बच्चे को ग्लूटेन फ्री डाइट पे डालोगे तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। ग्लूटेन फ्री डाइट पे बच्चे जो है वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन उनको डेवलप नहीं होती अगर आप बच्चे को ग्लूटेन फ्री डाइट पे रखते हो सीलिक डिजीज के बच्चों को। नेक्स्ट, डायग्नोसिस बेसिकली आपको जो है वो कब करते हो, बेसिकली क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है, ठीक है। आप बच्चे को जो है वो बोलोगे कि थोड़े अरसे के लिए ग्लूटेन ना रहे, ठीक है, जो वो ग्लूटेन या गंदम खाना छोड़ता है तो उसके सिम्टम्स बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाते हैं, और जैसे वो गंदम दोबारा खाना शुरू करता है तो उसके सिम्टम्स दोबारा अपीयर होना शुरू होते हैं। बेसिकली क्लिनिकल डायग्नोसिस आपका होता है, ठीक है। फिर फेलियर टू ट्रीट सर्कुलेशन लॉन्ग टर्म एडवर्स, अगर नहीं ट्रीट करते तो उसके लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट होते हैं, ठीक है। बच्चों में जो है वो मोस्टली बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप उन बच्चों को जो है वो ग्लूटेन फ्री डाइट दो, क्योंकि बच्चे तो लेते हैं, और हमारे खाने में हमारे खाने पीने की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें ग्लूटेन होता है। तो जब भी पेशेंट्स आपके पास कोई भी सीलिक डिजीज का पेशेंट आता है तो पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपने बच्चे को क्या देना और क्या नहीं देना। नेक्स्ट,
सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस जो होता है वो हम लोग जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं उनमें करते हैं। बेसिकली जो है वो ब्लड टेस्ट हम लोग सीरोलॉजी के लिए करते हैं, जो आपके 3 ब्लड टेस्ट रहते हैं। एक तो एडनी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज TTG, जब भी कोई बच्चा सीरी डिजीज होता है तो हम लोग पहला जो लैब टेस्ट आप भेजते हो वो एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज IgA एंटीबॉडीज होती है, ठीक है, वो रेज्ड होती है। अब ये डिपेंड करता है कि जो एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज IgA एंटीबॉडीज हैं, अगर वो लेस देन 10 टाइम्स नॉर्मल आ रही है या फिर लेस देन 10 टाइम इंक्रीज है या ग्रेटर देन 10 टाइम इंक्रीज है। अगर लेस देन 10 टाइम इंक्रीज है तो फिर आप लोगों ने जो है वो इसकी बायोप्सी करोगे, ठीक है, या फिर आपकी इसकी HLA टाइपिंग करोगे। HLA टाइपिंग होती है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक लैब करती है HLA टाइपिंग, ठीक है, वो आपको बता देगी कि जो है वो इसमें जो है वो सीरियस डिजीज नहीं। लेकिन अगर ग्रेटर देन 10 टाइम्स आपका एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज रेज्ड आया हुआ तो फिर आप ड्यूडनल बायोप्सी की तरफ जाते हो। बायोप्सी बेसिकली हम तब करते हैं, एक बच्चा हम लोग उसको एडमिट करते हैं और उसको ग्लूटेन फ्री डाइट में एटलीस्ट आपने 3 मंथ्स रखना होता है कि 3 महीने वो ग्लूटेन डाइट ले, क्योंकि अगर वो ग्लूटेन फ्री डाइट पे होगा तो म्यूकोजल चेंजेस तो आपको नजर ही नहीं आएंगी ना, ठीक है। तो ग्लूटेन डाइट लेगा तो म्यूकोजल चेंजेस आएंगी, तो उसको ग्लूटेन डाइट पे हम लोग 3 मंथ्स रखते हैं। फिर उसके बाद ड्यूडनल बायोप्सी करते हैं उसकी। पहले जो होते हैं वो ड्यूडनल बायोप्सी होती थी, लेकिन अब जो है वो नई रिसर्च के मुताबिक ड्यूडनम की बायोप्सी करनी चाहिए, क्योंकि ड्यूडनम एक ऐसे एरिया जो बहुत सेंसिटिव होता है, वहाँ पे चेंजेस ज्यादा आती हैं। तो फिर आप 4 सैंपल लेते हैं उसके हम लोग बायोप्सी के, और फिर उनके पैची इन्वॉल्वमेंट होती है इंटेस्टाइन, तो कुछ एरिया नॉर्मल होता है, कुछ एरिया पे चेंजेस आते हैं, तो फिर आपको 4 सैंपल लेने होते हैं हर एरिया से ड्यूडनम के, ठीक है। और फिर उसके बाद इस बायोप्सी को आप लोग भेजते हो, और फिर विद इन 2-3 वीक्स आप 2-3 डेज में आपके बायोप्सी का रिजल्ट आता है, जिसमें आपको अगर विलियस ट्रॉफी मिलती है तो ये आपका जो है वो सीलिक डिजीज कंफर्म होता है, ठीक है। लेकिन विलियस ट्रॉफी जरूरी नहीं है कि सीलिक डिजीज में हो, बहुत से ऐसे और डिजीज भी हैं जिसमें विलियस ट्रॉफी होती है। तो इसलिए पहले जो है वो एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडीज का पॉजिटिव आना जरूरी होता है, उसके बाद आप बायोप्सी की तरफ जाते हो, वरना आप बायोप्सी की तरफ नहीं जाते। और अगर कोई लोग बायोप्सी नहीं करवाना चाहते तो फिर 2 टेस्ट हैं, एक HLA टाइपिंग करवा दो उस बच्चे की, या फिर एंडोमाइसिन एंटीबॉडीज, वो 13,000 का होता है, वो काफी एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। बायोप्सी भी जो आप शिफा में जिस तरह के सेक्टर्स करते हैं वो भी 13, 15, 16,000 की, लेकिन पिम्स में जो है वो 600 की हो जाती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप बायोप्सी पे जाते हो। बायोप्सी जो है वो एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, तो पेरेंट्स अवॉइड करते हैं। तो फिर या फिर आप एंडोमाइसिन एंटीबॉडीज करवा लो या फिर HLA डिलीवर, उसमें आपको कंफर्म हो जाता है सीलिक डिजीज का। और दूसरी बात ये कि अगर आपको बायोप्सी में जो है वो विलियस ट्रॉफी में बता रही थी कि बहुत ऐसी डिजीज है जिसमें विलियस ट्रॉफी मिलती है, जैसे TB में आपको विलियस ट्रॉफी मिलेगी अगर एब्डोमिनल TB है, ठीक है। आपको ट्रॉपिकल फ्लू एक डिजीज है जिसमें इंटेस्टाइन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, वो भी ऑटोइम्यून डिजीज है, उसमें भी आपको जो है वो विलियस ट्रॉफी मिल जाएगी। फिर काओ मिल्क प्रोटीन एलर्जी, जो छोटे बच्चे आते हैं जो काओ मिल्क की वजह से जो प्रोटीन होती है उसकी वजह से एलर्जी होती है, तो उसमें भी विलियस ट्रॉफी होती है। तो हर डिजीज को आपको रूल आउट करना पड़ता है, हिस्ट्री की बेसिस के बहुत आराम से ये डिजीजेज रूल आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट, ये एंटीक्लाइडिन एंटीबॉडीज, जो एंडोमाइसिन एंटीबॉडीज और एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडीज, ये 3 एंटीबॉडीज करवाते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडीज जो पाकिस्तान में हम करवाते हैं। और अगर उसके बाद भी पॉजिटिव आ जाते तो फिर एंडोमाइसिन एंटीबॉडीज, ये हाईली सेंसिटिव होती है, और फिर HLA टाइपिंग की तरफ जाते हैं आपको। लेकिन पहले बच्चे की एंडोमाइसिन IgA एंटीबॉडीज वो ग्रेटर देन 10 टाइम्स रेज्ड होनी चाहिए, तो वो पॉजिटिविटी को शो करते हैं। ट्रीटमेंट जो है उसकी सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है कि आपने बच्चे को ग्लूटेन फ्री डाइट पे रखना है, ठीक है। ग्लूटेन फ्री डाइट पे सारी जिंदगी रहना है। आप पेशेंट्स आके अटेंडेंट्स आके पूछते हैं हम लोगों से कि कितना अर्सा ग्लूटेन फ्री डाइट लेगा। ये ट्रीटमेंट जो है उसकी लॉन्ग टर्म है, ठीक है। जब तक जिंदगी है तब तक उसको ग्लूटेन फ्री डाइट पे रहना है। अगर वो ग्लूटेन लेता है तो ये डिजीज दोबारा हो सकता है, होगा, ठीक है। अब बच्चों को आप लोगों ने क्या वीट, राय, बार्ले, ठीक है, मोस्ट कॉमन जो है जिसके अंदर जो होता है वीट होता है, गंदुम, राय हमें जौ को कहते हैं, और बार्ले जौ को कहते हैं, और राय जो है वो राय भी कोई है, जो उर्दू में नहीं पता राय किसको कहते हैं, लेकिन है राय भी है, बार्ले और जौ, और एक ओट भी है, सरसों का, हाँ। और एक ओट भी होता है, पहले जो कहते थे कि ओट भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन ओट में खाना सत्तू जो होता है उसको कहते हैं, लेकिन अब जो है वो हाँ, लेकिन ओट ले सकते हो, ठीक है। लेकिन रिसर्च यही है कि आप ओट ले सकते हो। ओट में जो है वो ग्लाइडिन है, लेकिन वो 30 to 40% वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं करता, लेकिन ओट भी है एक जो है वो जिसके अंदर ग्लूटीन होता है। नेक्स्ट, अब जो ऑब्वियस सोर्सेज हैं जो बच्चे बहुत कॉमन होते हैं, जो ब्रेड्स के अंदर भी होता है आपका ग्लूटेन, तो वो भी नहीं लेनी बच्चों ने। आपकी बेगल्स, आपकी केक्स, सीरियल्स, कुकीज, पास्ता, नूडल्स, पेस्ट्रीज और रोल्स जो बनते हैं वो भी होते हैं। फिर अब बहुत कॉमन चीजें जो कुछ लोगों को नहीं पता, चॉकलेट्स के अंदर
भी होती है ग्लूटेन, ठीक है, तो वो भी बच्चों को अवॉइड करनी चाहिए। आजकल चॉकलेट फ्री, ग्लूटेन फ्री चॉकलेट से मिलती हैं। जो स्वीट्स हैं उनके अंदर भी ग्लूटेन आपका होता है, ठीक है। जो लेस खाते हैं बच्चे उनके अंदर भी ग्लूटेन होता है आपका, ठीक है। उसके बाद जो है आपकी बेकरी, जितनी भी बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनको जो है वो ग्लूटेन फ्री बेकरी प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं। और आजकल आटा भी इस तरह का मिलता है जिसके अंदर ग्लूटेन नहीं होती, तो वो भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें, चॉकलेट, स्वीट्स, लेस बहुत कॉमन चीज़ें हैं। और बेसन के अंदर भी ग्लूटेन होता है। तो आजकल कुछ ऐसी चक्कियां हैं इस्लामाबाद में जो आपको जो है वो ग्लूटेन फ्री बेसन बना के, बच्चों को पकौड़े नहीं खाने देने, आपको कहते हैं कि आप बेसन खा सकते हैं लेकिन बेसन के अंदर भी ग्लूटेन है, तो वो भी अवॉइड करना चाहिए। तो घर पे आप लोग यूज़ कर लो, बेसन बना के बच्चों को दे दो। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, पूरी एक लिस्ट है इनकी जो आप लोग दे सकते हो। काउंसलिंग को जब हमारे पास बच्चे आते हैं तो हम लोगों ने एक काउंसलिंग के पेपर्स बनाए हुए होते हैं, तो हर सीलिक डिजीज़ के बच्चे को वो हम पेपर देते हैं कि ये चीज़ें बच्चे ने नहीं खानी, क्योंकि जब वो खाएगा तो उसको जो है वो ग्लूटेन इंटेरियोपैथी शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली ट्रीटमेंट यही है कि हाई क्लास आप डाइटिशियन के पास लेके जाओ, पेरेंट्स की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर लाइफ लॉन्ग एडहेरेंस टू ग्लूटेन फ्री डाइट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो है बच्चों में, अगर किसी को ग्लूटेन सीलिक डिजीज हो गया तो क्या न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज है, आपने विटामिन ए, डी, ई के उन बच्चों को देना होता है, आपने कैल्शियम सप्लीमेंट्स उन बच्चों को देने होते हैं, ठीक है। अनटिल अनलेस जो उनके चेंजेस है वो रिवर्स हो जाए, फिर आप उसको स्टॉप कर देते हैं। और कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म फॉलोअप है। और फिर आपने फॉलोअप में क्या देखना होता है कि जब आप किसी बच्चे को जो है वो ग्लूटेन फ्री डाइट पे जाते हो, सीली डिजीज के बच्चे को आपने देखना होता है कि उसकी हाइट को देखो, वेट को देखो कि इम्प्रूव हुआ है कि नहीं, उसकी जो है वो जनरल एग्जामिनेशन को देखो कि डिले प्यूबर्टी तो नहीं है। ये चीज़ें आप लोगों ने सारों ने असेस करनी होती हैं। आप उसकी कंप्लीट ब्लड पिक्चर करवाओ कि कहीं उसको लिम्फोमा तो डेवलप नहीं हो रहा, कहीं आयरन की डेफिशिएंसी जो है वो ट्रीट हो ही नहीं रही। तो फॉलो अप में ये सारी चीज़ें आपने उन बच्चों की देखनी होती है जो सीलिक डिजीज़ के बच्चे होते हैं। और लाइफ लॉन्ग जो है वो ये ग्लूटेन फ्री डाइट पे रहते हैं और विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन ग्लूटेन फ्री डाइट पे रहते हैं। बैरियर टू कंप्लायंस होती है कि बहुत से पेशेंट्स होते हैं जो अटेंडेंट्स होते हैं वो जो है वो नहीं लेते ये चीज़ें, ठीक है। पेरेंट्स के जो बच्चे जो होते हैं वो आपको नहीं पता होता कि कभी कभी वो बाहर से भी चीज़ इस तरह खा सकते हैं, तो वो पुअर कंप्लायंस की वजह से भी जो है वो प्रेजेंट होता है। माँ बाप तो ये कहते हैं कि हमने नहीं दी, कि बच्चे लेते हैं तो वो एक बच्चों के अंदर जो है वो एक एंजाइटी, एक डिप्रेशन और इस तरह की चीज़ें भी आती है। तो वो सारी चीज़ें आपको काउंसिल करनी होती है। डिजीज़ को मैनेज करने के साथ आपने बच्चे को काउंसलिंग भी करनी होती है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ तुम लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकते हो, कि तुम इस तरह की चीज़ें लोगे तो तुम बेहतर रहोगे। तो एक काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी बीमारी में, तो वो बहुत ज़्यादा आपने समझिए। फैक्टर क्या इम्प्रूव कर सकते हैं एडहेरेंस को, कि वो ही आप जो है वो नॉलेज अबाउट ग्लूटेन फ्री डाइट, पेरेंट्स को नॉलेज होना चाहिए कि ग्लूटेन फ्री डाइट कौन कौन सी है, ठीक है। फिर इसके रिस्क फैक्टर्स आप पेरेंट्स को बताएं कि अगर ये बच्चा ये नहीं ले सकता, नहीं लेगा ये चीज़ें, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। वो हर एक चीज़ें आप उनको बताएं कि क्या क्या ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन बच्चे के अंदर डेवलप हो सकती हैं, क्योंकि पेरेंट्स ये करते हैं कि थोड़े अरसे के लिए बच्चा ठीक होता है तो फिर उसको दोबारा से गंदम खिलाना शुरू कर दो, फिर बच्चा उसी तरह प्रेजेंट करके आता है। अगर रिकरेंट होता रहेगा ये चीज़ तो फिर ये चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि रिकरेंट सीलिक डिजीज एक रिफ्रैक्टरी सीलिक डिजीज होता है जिसके अंदर आपको स्टीरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देनी पड़ती है, जिसकी अलग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उसके बाद एबिलिटी टू रेनफोर्स पॉजिटिव इंटरनल चेंजेस और डाइटिशियन को इन्वॉल्व करना और मेंटल हेल्थ को चीज़ें, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं सीलिक डिजीज के पेशेंट। बेसिकली काउंसलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सीलिक डिजीज के पेशेंट को डील करने के लिए। एनी क्वेश्चंस? आईवी आयरन को लगता है रिफ्रैक्टरी है, कोई फायदा नहीं है उसके देने का, इम्प्रूव नहीं करेगा उससे। आईवी प्रोटीन आप लोग क्यों आईवी दोगे जब इसको आप ऑरली दे सकते हो? टोटल पावर एंट्रल न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब तो आप आईवी दोगे, ओरल दोगे, जो भी करोगे, ठीक है, होगा तो वही आपकी बॉडी पे ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन तो आएगी। ये ऑटोइम्यून बॉडीज हैं, जब भी कोई प्रोटीन जाएगी तो एंटीबॉडीज को एक्ट करेंगे, वो तो ब्लड में भी है, तो वजह तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकती है। तो टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन को भी अवॉइड करते हैं। बेसिकली इसको आपको ग्लूटेन फ्री पे ही रखना होता है। आप उसको आईवी न्यूट्रिएंट्स से प्रोवाइड करोगे तो तब भी एक बच्चे को कितना अर्सा आप आईवी न्यूट्रिएंट्स दे सकते हो, लाइफ लॉन्ग के नहीं दे सकते। हाँ हाँ, लेकिन कुछ है जिसमें आपके आते हैं, जैसे ओट आता है, आपका बनाना आता है, उसमें होती है आपकी वेजिटेबल्स मोस्टली जो है वो ग्लूटेन फ्री होती है।
लेकिन वो भी आप देखो कि कंज्यूम कहाँ पे होती है, प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रही होती है, क्योंकि उसी जगह पे आपकी ग्लूटीन की भी प्रोसेसिंग हो रही होती है, मक्के की प्रोसेसिंग भी आ रही होती है। तो वो अगर कॉन्टेमिनेट हो जाएगी तो फिर वो तो ग्लूटीन करेगी। जैसे मैंने मैदे के बारे में बताया, बेसन के बारे में बताया। और अभी लेटेस्ट रिसर्च ये है कि वैक्सीन बन रही है सीलिक डिजीज के पेशेंट के लिए, लेकिन वो अभी जो है वो ट्रायल नहीं हुई, उन्होंने एनिमल पे ट्राई किया है उसको। उससे ये होगा कि वो 6 मंथ्स के ऊपर या 6 वीक्स के ऊपर जो एज होती है उससे पहले अगर वैक्सीन प्रोवाइड कर दे बच्चे को, तो वो ये होगा कि सीलिक डिजीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगी। लेकिन वो अभी नहीं आई, वो भी अंडर प्रोसेस है। लेटेस्ट रिसर्च ये कि वैक्सीनेशन बंद करो इसको। आज जो हमारे पास प्रोग्राम है ये ऑर्गेनिक की क्लास 133, ये सारे प्रूविंग से मुतल्लिका प्रोग्राम हम पढ़ रहे हैं। पीछे भी 8-10 प्रोग्राम हमने पढ़े हैं, तो ये इसी की कंटिन्यूटी है। जब दवा से कोई मखसूस एहसास पैदा हो तो इस अलामत को ख़ास नोयत जांचने के लिए ये देखना नहायत ज़रूरी है कि जब तक ये अलामत बरकरार रहती है इस बात का मुशाहिदा किया जाए कि अगर जिस्म के मुतासरा हिस्से को हिलाने से, कमरे के अंदर या खुली फजा में चलने से, खड़े होने से, बैठने से या लेटने से अलामत बढ़ती है, कम होती है या ख़त्म हो जाती है, या पहले वाला अंदाज दोबारा अपनाने से अलामत लौट आती है, क्या खाने पीने से ये तब्दीली हो जाती है, या किसी और कैफियत में, या बोलने से, खाने से, छींकने से, या किसी और जिस्मानी हरकत से, इस तरह से ये भी देखा जाए कि दिन में ये, रात में किसी वक्त ये भरपूर तरीके से नुमदार होती है। इस तरह से इस अलामत की खासियत और किरदार वाज़ेह हो जाएगा। ये प्रूविंग की एक बड़ी, ये बेसिकली आपको बता रहा है मोडेलिटी के बारे में। ये जो अप्रोजम है ये टिपिकली उसने आपको ये बताया कि मोडेलिटी जो है कमी बेशी अलामत की, कि कब अलामत कम होती है, कब अलामत ज्यादा होती है। ये उसने इसकी अहमियत को समझाने की कोशिश की है कि इसकी बहुत बड़ी अहमियत है और इसी मोडेलिटी की वजह से आपकी दवाई चेंज हो जाएगी। मतलब जोड़ों का दर्द है तो हरकत से अगर दर्द बढ़ता है, दर्द जोड़ का ही है, तो अगर हरकत से दर्द बढ़ता है तो ब्रायोनिया है, और अगर हरकत से दर्द कम होता है तो रस्टाक्स है। इसी तरह खांसी लेटने से बढ़ती है, खांसी अगर लेटने से बढ़ती है तो फिर पल्साटीला है, फिर आयोसेमस है, फिर स्टिक्टा है, फिर ड्रोसरा है, फिर स्पोंजिया है। तो खांसी लेटने से कम होती है तो फिर ब्रायोनिया है, तो फिर मेंगेनम है। तो ये मोडेलिटी है। प्यास है, अब मरीज कहता है जी मुझे प्यास है, तो मोडेलिटी क्या है? प्यास की भी कई सारी दवाइयां हैं। मसलन प्यास है, प्यास नहीं है। प्यास लार्ज क्वांटिटी की है तो ब्रायोनी है, प्यास स्मॉल क्वांटिटी की है तो आर्सेनिक है, प्यास जो आइसी वाटर की है तो फास्फोरस है, प्यास चिल आइसी वाटर की है तो एसिटिक एसिड है। तो वो प्यास देखेंगे, प्यास अब्सेंट है तो पल्साटीला है, प्यास नहीं है तो एपस है, प्यास है तो एपोसाइनम है। तो ये सारी मोडेलिटी देखें, मसाइल आपको वो कहता है कि मुझे ये तकलीफ है, लेकिन मोडेलिटी की इतनी अहमियत है कि आपकी ड्रग चेंज होता है, मेडिसिन चेंज होती चाहिए। तो लिहाजा इस अप्रोजम की बहुत बड़ी अहमियत है। उसने कहा कि जब भी आप किसी दवा की प्रूविंग करते हैं और जब भी आप दवा इस्तेमाल करेंगे तो मोडेलिटी को जरूर करें। मोडेलिटी देखे बगैर आपको रिजल्ट नहीं है। आई समझ?
इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन शॉर्टकट मैंने ये बताया कि मोडेलिटी कमी बेशी जो है वो कोई, जैसे पल्साटीला का मरीज है, लेक्सिस का मरीज है, वो खुली हवा में जाना पसंद करता है, तो ये उसकी खास मोडेलिटी है। इसलिए आईएम सीपा वाला है वो खुली हवा में दौड़ेगा। जब प्याज अब औरत काटती है तो क्या आंसू निकले तो बाहर भागेगी कुछ, तो एलियम सीपा बाहर जाके उसको फाका होगा। इसी तरह नक्स अमेरिका वाले को कमरे में फाका होगा। एप्पल साल वाला बाहर निकलेगा तो जब उसको कोल्ड एक्सपोजर मिलेगा तो उसको तकलीफ हो, फिर अंदर भागेगा। तो ये सारी मॉडलिटी है। मतलब टोपी पहन के एक बंदे को सर दर्द है तो वो टोपी पहनता है तो उसको सुकून मिलता है, जैसे सेलेशिया। अब टोपी उतारता है तो उसको सुकून मिलता है, जैसे लाइकोपोडियम। तो ये मॉडलिटी जो है ये आपको, जब तक आपकी मॉडलिटी पे ग्रिप नहीं है, सोल ऑफ ड्रग्स पे ग्रिप होनी चाहिए और मॉडलिटी पे ग्रिप होनी चाहिए, तब आप बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करने। इसका मतलब है कि आप दवा को दूसरी दवा से डिफरेंशिएट करना सीखें। अक्सर लोग कहते हैं ओ जी हम तो जो भी दवाई पढ़ते हैं वो सारी एक जैसी लगती है। भाई एक जैसी नहीं है, हर दवा दूसरी दवा से बिल्कुल डिफर करती है, बिल्कुल डिफर करती है। आप उसकी मॉडलिटी पे तो जाए ना, आपको पता चल जाएगा कि कितना फर्क। आप मॉडलिटी को अहमियत ही नहीं देते, जब आप मॉडलिटी को अहमियत नहीं देते तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस सफरोजम की सबसे बड़ी बात जो है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि मोडेलिटी चेक करें, मोडेलिटी चेक करें। इसको बार बार देखें। बैठने से तकलीफ होती है, उठने से तकलीफ होती है, चलने से होती है, पोस्टर बदलने से होती है, खाने से पीने से, दिन को रात। अब वो कहते हैं मेरे जोड़ों में दर्द है, अब वो सिफलेटिक है तो नाइट एग्रीवेशन आ जाएगी, साइकोटिक है तो डे एग्रीवेशन आ जाएगी। बिल्कुल दोनों के मजाज में तब्दीली आ जाएगी। तो इसलिए ये मॉडलिटी का जो फ्रोजम है इसको जांचना, इसको इसकी अहमियत को समझने के लिए वो आपको पूरा उसने एक फ्रोजम रख दिया है ताकि आप मॉडलिटी को इग्नोर ना करें। दिस इज द ऑर्गेनन की ये क्लास के यही वो असूल है जिनको हम बेसिकली, ये ऐसे असूल है जिनको हम प्रैक्टिस के दौरान इग्नोर करते हैं। हम कहते हैं हमें कोई नुस्खा दे दें जी बस हमारा काम चलता। जब आपको ये सारी चीजें पता होंगी तो फिर आप पेशेंट टू पेशेंट खुद नुस्खे बनाते जाएंगे। आज जो मेरे पास टॉपिक है वो है बेसिकली सीलिएक डिजीज। सीलिएक डिजीज जिसको हम व्हीट एलर्जी भी कहते हैं, नॉन व्हीट एलर्जी के साथ, क्योंकि बाकी जौ या बेसन ये जो चीजें हैं बाहर ये बहुत कम खाई जाती हैं, लेकिन नॉन ये है कि व्हीट एलर्जी इसको कहते हैं। गंदम से एलर्जी ज्यादा मशहूर है कि गंदम में ग्लूटेन जो है वो ज्यादा पाया जाता है। जैसे आगे डॉक्टर कुरुदुल्लाह ने बहुत सारी और चीजों का भी आपको इसमें जिक्र किया कि, लेकिन वो इतनी पॉपुलर इसलिए नहीं हुई कि हम उसका नाम दे देंगे जी बेसन खाने से भी एलर्जी हो जाती है। हालांकि बेसन से, एग से, दूध से, मिल्क से जी बहुत सारी एलर्जी है। तो गंदम के नाम से ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन जो साइंटिफिकली या मेडिकल टर्मिनोलॉजी है दैट इज द सीलिएक डिजीज। ग्लूटेन जो है वो इंटॉलरेंस है, आंतें उसको बर्दाश्त नहीं करती, उस पर रिएक्ट करती हैं और रिएक्ट के अमल के तौर पे इरिटेट होती हैं, तो उसके वो मोशन हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, वोमिटिंग हो जाएगी। जब कोई भी टॉलरेंस जो है हर दुनिया की जितनी भी चीजें फाइन आर्ट में मौजूद है, चाहे वो खाने की चीजें हैं, चाहे वो देखने की चीजें, चाहे वो सूंघने की चीजें, चखने की चीजें या सुनने की चीजें, आपके जितनी भी आवाज से खमसा को जो टच करने वाली चीजें हैं उससे आप एलर्जिक हो सकते हैं। उस तमाम चीजों के खिलाफ खुदा ने आपके अंदर एक खास किस्म की रेजिस्टेंस रखी है, और जब आप उस रेजिस्टेंस से फेलियर का शिकार होते हैं तो आप उस चीज से एलर्जिक हो जाते हैं। पोलन एलर्जी है, मिल्क एलर्जी है, व्हीट एलर्जी है, एटमॉस्फेयर एलर्जी है, वाटर एलर्जी है, मैं कहता हूँ बेशुमार किस्म की एलर्जीज है। और जितनी अच्छी होम्योपैथी इस एलर्जी को डील करती है दुनिया की कोई साइंस नहीं करती, इसलिए कि हमारे पास कॉजेज भी हैं, हमारे पास सोर्सेज भी हैं, और जितनी दवाइयों की लिस्ट हमारे पास है दुनिया की किसी साइंस वो तो 4, 5, 6 ग्रुप है दवाइयों के बाकी लोगों के पास। हमारे पास तो इस वक्त 2000 के करीब मेडिसिन पाई जाती है, और फिर मजे की बात है उसकी हमारे पास पोटेंसी की वेरिएशन इतनी ज्यादा है
तो हमारे पास 10 से 15,000 मेडिसिन ऐसा मौजूद है डिफरेंट पोटेंसीज को मिलाकर, जितनी रेंज हमारे पास है शायद ही किसी के पास है। इसलिए हम ज्यादा दस्तरस रखते हैं हम राज को ठीक करने। तो इसलिए हमने एक मेडिसिन रखी है जिसका बड़ा रोल है इंसान के इंसानी एज़ा पे, इंसानी निज़ाम पे। इसका दिमाग पे रोल है, ये पॉलीक्रेस्ट रेमेडी, इसका दिमाग पे रोल है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पे रोल है, इसका लिवर पे रोल है, इसका हार्ट पे रोल है, इसका यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम पे, इसका जेनेटल सिस्टम पे रोल है, इसका स्किन पे रोल है, इसका बेशुमार रोल है। ये एक, मैं कहता हूँ हमारी जो मटीरियल मेडिसिन के चंद अद्वियात हैं, अगर वो आपसे छीन ली जाए, आपसे ले ली जाए, तो आपका बहुत सारा डिजीज का हिस्सा कवर नहीं होगा। और ये कहा जाता है कि ये 3-4 दवाइयां, मसलन लाइकोपोडियम है, सल्फर है, कलकेरिया है, ये आधे से ज्यादा मटीरियल मेडिका समझे यही है कि आपकी दस्तरस में यही है, नक्स मीका है, ये जो आपकी पॉलीक्रेस्ट 40 दवाइयां हैं, ये इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आज हम इसको वीट एलर्जी में भी इसका बड़ा रोल है। वीट एलर्जी की और भी है, मैं कॉजेज भी डिस्कस करूंगा, मैं और भी मेडिसिन डिस्कस करूंगा, लेकिन लाइकोपोडियम में का वीट एलर्जी में बड़ा रोल, क्योंकि ये बेसिकली ये दवाई है कमजोरी जो इंसान के जिस्म में पाई जाती है, जिस टिश्यू में पाई जाती है, जिस ऑर्गन में पाई जाती है, जिस जगह पाई जाती है, ये उस कमजोरी को दूर करने की सलाहियत रखती है। देखें कि किडनी से स्टोन निकालेगी, क्या करती है, टिश्यू को स्टेंट देके स्टोन की हैबिट खत्म कर देती है। ये लिवर को स्टेंट देगी, ये जेनेटल सिस्टम ऑर्गन इम्पोटेंसी को, मतलब हर जगह ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। और ये बहुत सारी दवाइयों के साथ इसकी बड़ी मुताबिकत है, बड़ा रिलेशन है इसके साथ। कहीं किसके साथ मिलकर क्या काम करती है, कहीं किसके साथ मिलकर क्या काम करेगी, उसको थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस भी करेंगे। कभी बेलाडोना के साथ बड़ा मिलती है, कभी आयोडीन के साथ बड़ा मिलती है, कभी ओरोमेड के साथ बड़ा मिलती है, कभी एसिड फास के साथ बड़ा मिलती है, कभी चिलिडोनियम के साथ बड़ा मिलती है, कभी। तो ये बहुत सारी चीजों के साथ इसके बड़े रिलेशन है। ये सिस्टर मेडिसिन बनाती है, ये फ्रेंड मेडिसिन बनाती है, ये बड़े इसके, मैं कहता हूं जब आप इसको समझते हैं, तो जब इसके साथ आप खेलते हैं तो आप एंजॉय करते हैं। एक तो मरीज आप ठीक करते हैं, दूसरा आप अपनी एबिलिटी को और इस मेडिसिन को बहुत आप एंजॉय भी करते हैं कि यार ये क्या क्या कर्तव्य दिखाती है इंसानी जिस्म के अंदर। लेकिन इसको आप अगर समझते, अगर आप इसको नहीं समझते तो फिर आप यार लाइकोपोडियम मतलब कॉमन सा नाम है, कॉमन सी दवाई है। नो, लाइकोपोडियम इज अ बिग मेडिसिन, इट्स अ बिग रेमेडी। मतलब प्लांट ग्रुप में इसका बहुत बड़ा रोल है और ये बहुत बड़ी दवाई। आते हैं, इसको देखते हैं, पढ़ते हैं कि ये इसकी क्या हिस्ट्री क्या है और ये क्या क्या है इसकी। लाइकोपोडियम ये प्लांट ग्रुप से इसका संबंध है। ये देखिए, ये बुर्शी नवा जो प्लांट है, और इसका जो आगे इसका ये पोर्स इसको कहते हैं, उससे ये सफूफ बनता है। ये सफूफ के साथ इसका कॉमन नेम जो है वोल्फ क्लॉ, क्लब मॉस, रनिंग पाइन, स्टैग हॉर्न मॉस। अब ये कुछ तशबीहत, स्टैग हॉर्न क्या कहते हैं उसको, बारहसिंगा, स्टैग हॉर्न। फिर इसको वोल्फ क्लॉ के नाम से भी देखेंगे, भेड़िए का पंजा। फिर ये इसको फायर के साथ भी इसके साथ इसको रिलेट किया जाता है कि ये आग शोला पैदा करती है। पार्ट्स यूज होते हैं इसके टिनी स्पोर्स एंड द येलो पाउडर ऑफ द फ्रेश प्लांट। इसके जो ये आपके नजर आते हैं इसके पत्ते से, इसमें से जो स्पोर्स है, सफूफ है, इसको बना करके इससे ये बनाया जाता है। नेक्स्ट, अब जो तशबीहात हैं इसको भी जरा गौर से देखें।
कि जो इसके नाम के साथ तशबीहात है, मतलब भेड़िए के पंजे के साथ तशबीह। तो भेड़िए का पंजा, इसका मतलब है कि खतरनाक। भेड़िए के नाम से ये बड़ा अलर्ट हो जाता है ना, इसका मतलब खतरनाक दवाई। फायर, आग, फिर भी खतरनाक। तो सोच लें कि यह खतरनाक दवाई, पहली बात। फिर इसको तशबीह दी गई है, इसकी रिजेम्बलेंस है, इसके पौधे की रिजेम्बलेंस किसके साथ है? भेड़िए के पंजे के साथ। तो ये इग्नोरेबल नहीं है। जब हम इसका स्टॉल नहीं, इसकी फिलोसफी को जाने कि इसकी तशबीह कितनी खतरनाक है। भेड़िया पता है शेर को भी पड़ जाता है, 2-4 इकट्ठे हो जाए ना तो शेर को घेर लेते हैं। शेर भी